नमस्कार दोस्तों, अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी हस्ती से जो बहुभाषी हैं, बहुमुखी प्रतिभा वाले हैं और उन्होंने कम से कम 50 से अधिक किताबें लिखी हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। नाम है संतोष अलेक्स। स्वागत है संतोष जी, अनुस्वार के मंच पर आपका स्वागत है। आभार। नमस्ते, शुक्रिया संजीव जी। आभार कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर स्वीकार कर लिया आमंत्रण जी। तो आज हम चर्चा करेंगे आपकी साहित्यिक यात्रा की जी। और पड़ताल करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण सोपान आपने पार किए अब तक। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न के साथ कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से शुरू हुई? मैं जब कोचिन विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था एमए हिंदी कोर्स, 92-94 की बात है, तो उस दौरान मुझे एमए के बाद पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जो कोर्स है उसे पूरा करने के लिए मुझे 6 महीने और हॉस्टल में मुझे रुकना पड़ा जी। तो उस वक्त मेरे मन में ये ख्याल उठा कि जो थियरी हम सीख रहे हैं अनुवाद पाठ्यक्रम में, उसका अभ्यास पक्ष कैसे होगा। जी। तो मैंने मलयालम के बहुत ही चर्चित कहानीकार एन.एस. माधवन की एक कहानी का हिंदी अनुवाद किया जी और उसे अपने गुरुवर प्रोफेसर ए अरविंदाक्ष जी को दिखाया जी। तो उन्होंने अनुवाद को पढ़ने के बाद मुझे बताया कि ये बहुत ही चर्चित कहानी है मलयालम की और इस जो अनुवाद मैंने किया उस पर और काम करना है। तो उन्होंने मुझे कुछ अनुवाद के कुछ नियम, कुछ करने के तरीके वगैरह सुझाए और छोटी छोटी कहानियों से शुरू करने का उपदेश दिया। तो उसके बाद मैंने चर्चित कहानीकार माधवीकुट्टी, जो अंग्रेजी में कमला दास नाम से कविताएं लिखती हैं, उनकी एक छोटी सी कहानी का मैंने अनुवाद किया, कोलाड, जिसका मलयालम में कोलाड शीर्षक है, हिंदी में बकरी। तो उस कहानी को मैंने पुनः अरविंदाक्ष जी को दिखाया और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा अनुवाद है, इसी तरह छोटी कहानियों से शुरुआत करें। और इस तरह मैं अनुवाद करना मैंने शुरू किया। अगर आपको वो कविता याद हो तो या उसके कुछ अंश या कविता सुनाना संभव होगा? नहीं, कविता नहीं, वो कहानी थी, एक लघु कहानी थी वो। तो उसमें एक बाल विवाह करने वाली एक बच्ची, मतलब बाल विवाह पर उस कहानी को लिखा गया था, जहाँ पे 13 साल की एक बच्ची अपनी दादी के साथ आके उसके संग चिपक कर लेट जाती है। तो दादी उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, अपने पति के साथ जाके लेटना है, तुम वहां चले जाओ। और वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो कहानी में कहती है कि काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो इस कम उम्र में मेरी शादी नहीं होती। बस इसके साथ वो कहानी वहां खत्म हो जाती है। तो बाल विवाह की जो प्रथा थी भारत भर में और केरल में भी, उस अंश को लेकर उन्होंने बहुत ही मार्मिक, बस एक पेज की ही कहानी है, लेकिन बहुत ही मजेदार कहानी है वो। जी। तो पहली रचना आपकी कब प्रकाशित हुई और किसमें? मेरी पहली रचना थी कमला दास की चर्चित कहानी चिड़िया की महक। ये मेरे ख्याल से 98-99 में के करीब प्रकाशित हुई। वागार्थ में इस कहानी का अनुवाद पहली दफा प्रकाशित हुआ था। वेरी गुड। आपने मलयालम से हिंदी में अनुवाद काफी किए हैं जी। तो हिंदी से मलयालम में भी अनुवाद किए हैं आपने? हाँ, बिल्कुल। हिंदी से मलयालम में मेरी 3 किताबें हैं। पहली किताब थी ज्ञानपीठ पुरस्कृत केदारनाथ सिंह की चुनिंदा कविताओं का मलयालम अनुवाद, जो काफी सराहा गया मलयालम में उस अनुवाद को, और ये केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतिम सूची में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद दूसरी जो किताब थी वो है युवा हिंदी
कवियों का मलयालम अनुवाद, समकालीन मलयालम कवितागल, जिसमें लगभग 18 युवा कवियों की कविताओं का मलयालम में अनुवाद हुआ था। और उसके बाद जो तीसरी किताब है वो है पद्मश्री लीलाधर जगुड़ी जी की साहित्य अकादमी पुरस्कृत कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चांद। उसका मैंने हिंदी से मलयालम में अनुवाद किया साहित्य अकादमी के लिए, अनुभव तिल आकाश तिल चंद्रन, उसी शीर्षक से मलयालम में। बहुत अच्छा। आपने जो इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का उल्लेख और यदि आपके आसपास उपलब्ध हो तो उनका दिग्दर्शन करवाना संभव होगा? हाँ, कुछ किताबें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरी जो किताबें हैं उसमें दो हैं, मौलिक और अनुदित। मेरी जो मौलिक किताब है उसमें पिता मेरे, जो हाल ही में प्रकाशित हुई थी पिछले साल, जिसको आपके ही प्रकाशन संस्थान से उसका प्रकाशन हुआ, पिता मेरे, ये काफी चर्चा में है। और इस लंबी कविता का अनुवाद 7 भाषाओं में हो चुका है अभी, जिसमें 2 विदेशी भाषा हैं, सिंहलेस और इटालियन भाषा, और स्पेनिश भाषा में अनुवाद हो रहा है। साथ ही साथ तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और आने वाले 26 तारीख को इन सारे अनुवादकों के साथ एक लाइव कार्यक्रम भी मैंने उस पर काम कर रहा हूं। तो उस दिन सारे अनुवादक अपने अपने जो अनुभव है इस लंबी कविता को लेकर उस पर वो बात करेंगे। इसके साथ साथ मेरी जो मौलिक कृतियां हैं, मतलब अनुवाद की जो मेरी अकादमिक किताब है, अनुवाद प्रक्रिया एवं व्यवहारिकता, ये भारत के 3 विश्वविद्यालयों में सिलेबस में शामिल की गई है। पौंडीचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोचीन विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय कालडी। और मेरी जो दूसरी अकादमिक किताब जो अनुवाद पर आई है, अनुवाद की बहुभाषिकता, इस पर भी मतलब काफी अच्छी समीक्षाएं आई है अकादमिक तौर पर। इस पर भी बातें हो रही है। इसके बाद मेरी जो अनुदित किताबें हैं उसमें समकालीन मलयालम कहानियां जो है, उसमें केरल के 17 कहानीकारों की कहानियों का हिंदी अनुवाद है, ये जिसका लगभग 3 एडिशंस आ चुके हैं। अनुवाद में 3 एडिशंस आ चुके हैं, समकालीन मलयालम कहानियां। इसको भी काफी सराहा गया। और मैंने मलयालम से अंग्रेजी में मैंने जो कविताओं का अनुवाद किया, विमेन पोइट्स ऑफ केरला न्यू वॉइसेस, ये मलयालम के चुनिंदा 11 कवियत्रियों की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद है। इस पर भी काफी लोगों ने इस काम को भी सराहा। और ये विश्वविद्यालयों में विमेन स्टडीज और पोइट्री पर पीएचडी के लिए इस किताब का उपयोग हो रहा है। बहुत सुंदर। और इसके साथ साथ मुझे पिछले साल जो वैली ऑफ फाउंडेशंस के लिए जो पुरस्कृत किताब थी, बशीर 3 लघु उपन्यास, ये भारत के बहुत बड़े रचनाकार हुआ करते थे, वैकम मोहम्मद बशीर, उनकी 3 उपन्यासों का हिंदी अनुवाद है, जिसके लिए मुझे पिछले साल वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल फेस्टिवल का अनुवाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था इस अनुवाद के लिए। बहुत बहुत बधाई। जी, मैं कुछ किताबों को दिखाऊंगा। जो मेरी सबसे नई किताब अभी जो आई है, कविता का गिरना, जो सच्चिदानंदन जी की चुनिंदा यात्रा कविताओं का हिंदी अनुवाद है। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी। कविता का गिरना, ये समय के साक्ष्य देहरादून से प्रकाशित होकर आई है। ये किताब है बशीर 3 लघु उपन्यास, जिसे वैली ऑफ वर्ड्स का अनुवाद पुरस्कार प्राप्त है। और ये किताब है वुमेन पॉइंट्स ऑफ केरला न्यू वॉइसेस, अंग्रेजी में। अनुवाद की बहुभाषिकता, ये अनुवाद पर दूसरा अकादमिक किताब है। और ये पहली किताब है जो सिलेबस में शामिल है, अनुवाद प्रक्रिया एवं व्यवहारिकता। और इसके साथ पिता मेरे, जिसे आप ही ने छापा है,
काफी अच्छा प्रोडक्शन है इस किताब का, पिता मेरे। इसमें से कुछ चुनिंदा लाइनें आप पढ़ करके सुनाएं। पिता मेरे से। जी जी, अच्छा। ये बहुत अच्छा लिखा है आपने, तो हम चाहेंगे जी कि जी जी, शुक्रिया। मित्र भी सुने। जी, मैं इसका जो अंतिम जो भाग है मैं उसे सुनाना चाहता हूं आपको। जी जी बरामदे में बैठने की एक जगह होती थी उनकी, जी दैनिक पढ़ते थे बैठ वहां, कभी इशारा करते मुझे चश्मा लाने, कभी माँ को चाय लाने। एक दिन की बात है, वे गुसलखाने में गिर पड़े, कई दिनों के बाद उनके साथ बैठा काफी देर, घुटनों को सहलाया, बाहों को भी। मैंने पिताजी को कभी इस अवस्था में देखा नहीं, जिन हाथों ने मुझे उठाया पहली बार, थपथपाई पीठ मेरी, हाथों से हाथ मिलाया, दिया आशीर्वाद, वही आज प्रार्थना की मुद्रा में थे। मैं थोड़ी देर के लिए उनके साथ बैठा रहा। माँ रसोई से दौड़कर आई, कोई बात नहीं, संभाल लूंगा कह माँ को भेज दिया। आंखें नम थी उनकी, बूंद टपकी मेरे आंखों से, होंठ हिले उनके, शब्द प्रार्थना के निकले मेरी जुबान से। दूसरे दिन शाम को मिलने के लिए कहा मुझसे, डायरी खरीद कर लौटा देर से। कमरे में सो रहे थे वे, डायरी तकिए के पास रख चला आया। सांसें फूल गई उनकी, आईसीयू के शीशे में देखा मैंने उनको, सो रहे थे एक तरफ मुड़कर। आखिर क्या बात थी वो जो वे मुझसे कहना चाहते थे? सो रहे हैं वे अब भी, बिस्तर से लगे, कार्डियक मॉनिटर में दर्ज रीडिंग उठती और गिरती है। आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी माँ और बहन की आंखें नम हैं। इशारा किया बहन को माँ को संभालने। आखिर क्या बात थी जो वे मुझसे कहना चाहते थे? नर्स ने आवाज दी, मरीज को नाश्ता दो। मैं अंदर गया, उन्हें आहिस्ता से उठाया, कहा मुझसे बेटा मुझे घर जाना है, 2 दिन के बाद चलेंगे। मैंने कहा, बच्चों से हट किया कि नाश्ता नहीं करेंगे। चाय में भिगोकर 2 डबल रोटी खिलाई, तीसरे के लिए मना किया। थोड़ी सी पानी पीकर लेट गए, फिर उठे नहीं कभी। आज भी बरामदे में बैठने पर अनजाने में उड़ जाता हूं चश्मा लाने, चाय का प्याला लिए खड़ी माँ नजर आती है। पिता मेरे, आखिर क्या बात थी जो आप मुझसे कहना चाहते थे? बहुत सुंदर चित्र है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सामने महसूस कर रहे हूँ। जी जी जी, शुक्रिया जी। एक अनुमति लेता हूँ, जी मैंने छोटी सी एक पोइट्री पिता पर लिखी है, जी, तो मैं चाहता हूँ कि इस संदर्भ में मैं भी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। कविता का शीर्षक है पिता से। जी तुम सौम्य गगन, तुम सौम्य गगन, तुम सहज सूर्य, तुम सूर्य सहज, तुम सौम्य गगन, तुम सूर्य सहज, तुम सृष्टिकार, तुम मृदुमलयज, जी तुम सित निशिकर, तुम सित निशिकर, तुम ध्रुवतारक, तुम धैर्य प्रवण, तुम सुख कारक, जी तुम जीवन के आधार स्तंभ, तुम जीवन के आधार स्तंभ, तुम निर्देशक, तुम शुभारंभ, तुम प्रेमाणो, तुम सुख किलोल, जी मेरे अधरों के प्रथम बोल, जी तुम प्रथम अंगुली, तुम पहला पग, तुम जी खिलाकर तुम पहला जग, तुम प्रथम संग, तुम अंतरंग, तुम नट तुरंग, तुम राग रंग, मेरे सुख हित तुम त्याग मूर्ति, तुम जी कर्म, तुम अमर कीर्ति, तुम संचालन, तुम संसाधन, तुम अजर स्रोत, तुम पारगमन, तुम ही अक्षर, तुम वर्ण प्रखर, तुम शब्द रूप, तुम वाक्य सुघर, तुम ही शिक्षा, तुम संस्कार, तुम जी जीवन सब विधि प्रकार, तुम शीर्ष पुरुष, तुम निर्विकार, तुम विश्वरूप, तुम महाकार, तुम मधुर मधुर गीत संगीत राग,
तुम सकल तीर्थ काशी प्रयाग। जी थोड़ा सा अभिनंदन या आराधन के बहुत अच्छी कविता है। ये आपके वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल में इसका सिलेक्शन हुआ था। जी 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 मैंने सोचा मैं भी आपसे लिबर्टी ले लूं इतनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी जो रचनाएं हैं जी उनमें सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी कहेंगे? वैसे तो एक रचनाकार के लिए सारी रचनाएं श्रेष्ठ होती हैं, जी फिर भी उनमें से कोई एक ऐसी जरूर होगी जो दिल के ज्यादा करीब होगी। नहीं, इसमें मैंने कहा ना, दोनों तरफ से मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मौलिक रचनाएं भी हैं, मेरी अनूदित रचनाएं भी हैं। और जो मौलिक रचना है उसमें मेरी जो पहली कविता संग्रह है पांव तले की मिट्टी, जिसके लिए मुझे प्रथम सृजनलोक फाउंडेशन बिहार आरा की ओर से पुरस्कृत किया गया था एसआरएम विश्वविद्यालय में। जी तो जी वह कविता संग्रह मेरे काफी करीब है। मेरी पहली कविता संग्रह थी जिसमें लगभग 2000 से 2008 के बीच 4 साल प्रकाशित कविताओं का संकलन है, जिसमें प्रोफेसर वाचस्पति जी ने कविताओं की भूमिका लिखी थी। और संग्रह काफी पसंद किया गया पाठकों से। मौलिक रचना में इसको मैं एक अच्छी रचना किताब मानता हूँ। और जो मेरी अनुवाद की जो किताब है, अनुवाद प्रक्रिया एवं व्यावहारिकता, जो सिलेबस में रखा गया है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम तीनों भाषाओं में अनुवाद करते हुए मुझे जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसको मैंने वहां पे उदाहरण देते हुए उस एकेडमिक किताब को लिखा। तो इसीलिए उसमें कहीं पे भी कोई नकल वाली कोई चीज नहीं है, कोई मौलिकता है, लिया हुआ एग्जाम्पल्स नहीं है। ये मेरा मतलब भोगा हुआ यथार्थ है। मैंने जिन रचनाओं को पढ़ा, जिन कविताओं को पढ़ा, सॉरी जिन लेखकों को पढ़ा, उस वक्त मुझे क्या दिक्कतें आई, उसी को मैंने उदाहरण के रूप में दिया। इसलिए काफी मौलिक थी किताब, जिसके चलते तीनों विश्वविद्यालयों में इसे संदर्भ ग्रंथ के रूप में शामिल किया गया। और काफी अनुवाद के क्षेत्र में काम करने वाले काफी छात्र जो हैं मुझसे संपर्क में हैं, उस किताब पर बात होती रहती है। अनुरोध करेंगे कि अगर आप ये किताब मुझे भेज सकें तो मैं ठीक है, मैं थोड़ा जी अनुवाद पे मैं भी ज्ञान प्राप्त करूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कविता और अनुवाद के अलावा कौन कौन सी विधाएं हैं जिनमें आपने काम किया मौलिक? मैं रिपीट करता हूं कि ऐसे कौन कौन सी विधाएं हैं? जी जी, आपकी आवाज कट रही है संजीव जी। हाँ, इसीलिए मैं दोबारा कि आपकी जी जी कहिए। आपकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कविता और अनुवाद अलग हैं? मेरी संपादित किताब जो है हिंदी की साहित्येतर भूमिका, ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छी। ये जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदी साहित्य में पहली बार इस तरह की एक किताब निकली है जिसमें साहित्येतर जगत में हिंदी की क्या स्थिति है उस पर 18 लोगों ने इसमें आलेख दिए हैं, जिसका मैंने संपादन किया है। 18 आलेख हैं। मैं कुछ शीर्षक आपको पढ़कर सुना ताकि आप समझ पाए कि साहित्येतर हिंदी किस तरह और कहां पर है। इसमें है संविधान में हिंदी, विज्ञापन में हिंदी, फिल्मों एवं गीतों में हिंदी, बैंकों में हिंदी, सोशल मीडिया में हिंदी, त्योहारों में हिंदी, प्रौद्योगिकी में हिंदी, कृषि विज्ञान में हिंदी, यातायात में हिंदी, बाजार और हिंदी, ग्राहक सेवा और हिंदी। इस प्रकार 18 भिन्न विषयों को मैंने चुना था और देश के काफी प्रबुद्ध लेखक जो अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्होंने मुझे आलेख भेजा है जिसका संपादन मैंने किया। और इस किताब पर भी काफी बात हुई है और लोगों ने इस काम को भी काफी पसंद किया है। बहुत सुंदर। इसका कैनवस काफी बड़ा है,
और जी काफी बिल्कुल क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। अच्छी किताब जी होनी चाहिए। जी। पीछे आप अनुवाद के क्षेत्र में कुछ और काम करना चाहते थे? मेरी अनुवाद में मेरी अंग्रेजी की एक किताब आई है पिछली साल, ये जो दूसरी किताब थी अनुवाद की बहुभाषिकता, उसी के साथ अंग्रेजी में मेरी पहली अकादमिक किताब आई है, अ बिगिनर्स गाइड टू ट्रांसलेशन, जिसमें मैंने अनुवाद के सारे पक्ष को मैंने उसमें अंग्रेजी में रखा है। जैसे नाम सूचित करता है, जो भी व्यक्ति अनुवाद के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहता है, सारी जानकारी मतलब अनुवाद क्या है से लेकर अनुवादक को कहां तक नौकरी मिलने की संभावना है, इसको भी मैंने उस किताब में रेखांकित किया है। अ बिगिनर्स गाइड टू ट्रांसलेशन, ये अंग्रेजी में एकेडमिक किताब है। बहुत सही। अनुवाद के काम में आपको किस किस प्रकार की परेशानियां हुई, दुविधा हुई, या कोई विडंबना? अनुवाद मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अक्सर लोग मतलब काम करना नहीं चाहते हैं या पर शुरू करके उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि केवल दो भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होने से कोई अनुवादक नहीं बन जाता और अनुवाद नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। दो भाषाओं को उनको उन भाषाओं को उनको उनमें गहरे उतरना है, तब जाके वो कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। अनुवाद में जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कल्चरल इक्वलेंस कहते हैं, इन सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुवाद करना सबसे बड़ा चुनौती भरा काम है। उदाहरण के लिए हमने सुना है, The woods are lovely, dark and deep. I have miles and miles to go before I sleep. अब फ्रॉस्ट की इन पंक्तियों में ये जो वुड्स कहा गया है, ये यूरोपीय संस्कृति का भाग है। भारत में इस प्रकार का वुड्स आप देख नहीं सकते हैं। वुड्स का अगर आप उसका अर्थ देखें, एक साथ खड़ी बहुत सारी पेड़ों के झुंड को आप एक तरह से वुड्स कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप शिमला में जा रहे हैं, शिमला में कई एकड़ जमीन में देवदारू के पेड़ एक साथ खड़े हैं, लेकिन आप उसको वुड्स कह नहीं सकते। अंग्रेजी का जो वुड्स है वो इसका अर्थ ध्वनित नहीं करेगा। देवदारों को पेड़ों की जो झुंड है उसको आप वुड्स नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार में जिन शब्दों का उपयोग होता है, मान लीजिए मैं एक हिंदी कविता का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा था जी। ये एकांत श्रीवास्तव की एक कविता है। उसमें पंक्तियां इस प्रकार हैं, यह रंग उस आग का है जिसे टेसू कहते हैं, इसके चमकने पर बसंत आता है। अब इसका अनुवाद अंग्रेजी में, दिस कलर इज ऑफ दैट फायर विच इज नोन एज टेसू एंड इट स्पार्क्स व्हेन द स्प्रिंग अराइव्स। अब टेसू को मैंने टेसू ही अंग्रेजी में रखा, क्योंकि अंग्रेजी वालों के पास इस प्रकार का कोई फूल नहीं है। नहीं, यह उत्तर भारत में दिखाई देने वाला एक लाल फूल है। इसको ध्वनित करने वाले फूल विदेशी में नहीं है। यह हिंदी भाषा की सांस्कृतिक संदर्भ को सूचित करता है, इसलिए इसे पाद टिप्पणी के सहारे समझाने की जरूरत पड़ती है और हम वहां पे रख देते हैं टेसू, अ काइंड ऑफ रेड फ्लावर। वेरी गुड। उसी प्रकार एक अन्य उदाहरण मैं देता हूं, उन्हीं की कविता है, बद्री नारायण की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, एक नगाड़े में बजती है बधाइयां, एक नगाड़े में जूझता संकल्प बजता है, नगाड़ों के शोर में दिक दिशाएं गूंजती है, हे दिक्पाल। बहुत ही सुंदर कविता है। बहुत सुंदर। A drum is sounded for congratulations, another sounds for determination. Hey दिक्पाल, with the sounds of the drums the directions echoes. मैंने वहां पे भी दिक्पाल को वैसे ही दिक्पाल रखा है। दिक्पाल भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई भावना को व्यक्त करता है, अतः इसे समझाना के लिए भी अंग्रेजी में पाद टिप्पणी का सहारा लेना पड़ता है और हम वहां पे कह पाते हैं, दिक्पाल द गार्डियन डाइटीज ऑफ द डिफरेंट क्वार्टर्स। ठीक बात। तो ये बात की सबसे बड़ी चुनौती है जो संस्कार से संबंधित, खान पान से संबंधित, रीति रिवाजों से संबंधित, त्योहारों से संबंधित,
जो शब्द आते हैं, जो मुहावरे गढ़े गए हैं, जो बातें कही गई है, जैसे आप अगर मसलन रेनू की कहानियों को अगर आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो आपको बहुत सारा लिबर्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी में उस तरह का ना तो खेत है, ना बैल है, ना मजदूर है, तो और वहां पे शब्दों का प्रयोग उन्होंने काफी किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यह अनुवाद के लिए अनुवादक को मतलब भाव को व्यक्त करने की जो क्षमता है, मूल से आप जब अनुवाद पे जाएंगे, सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज, तो सोर्स लैंग्वेज में जो कहा गया है उसके भाव को बरकरार रखते हुए उसको टारगेट लैंग्वेज में अनुवाद जब करेंगे तो लगभग चीजें पहुंच जाती है, ना कि शब्द दर शब्द अनुवाद कर उसका अर्थ क्या होता है उस वक्त वहां पे शब्द दर शब्द अनुवाद करने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है और भाव को पकड़ भी नहीं पाएंगे, भाव को पकड़ नहीं पाएंगे। वैसे जब आप अनुवाद के लिए सोचते हैं तो क्या अनुवाद किया जाए, ये कैसे चुनते हैं, किस आधार पर चुनते हैं? नहीं, मैं क्योंकि आपको पता है मैं 5 भारतीय भाषाएं बोलता हूँ, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम जी। और इसमें से अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम तीनों भाषाओं में ईश्वर की कृपा है कि मैं तीनों भाषाएं लिखता पढ़ता हूँ और उस पर मेरी मौलिक और अनुदित रचनाएं हैं जी। तो मैं जब कोई रचनाकार को पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि ये कहानी अच्छी है या ये कविता अच्छी है, इसे हिंदी में जाना चाहिए, अंग्रेजी में जाना चाहिए, तो मैं उसको अनुवाद करने के बाद मूल लेखक से संपर्क करके मैं उनसे परमिशन लेके फिर उसको मैंने अनुवाद कर अब हिंदी के जो चर्चित पत्र पत्रिकाएं हैं उसे मैं मतलब प्रकाशनार्थ भेजता हूँ। और मुझे ये भी बताते हो खुशी हो कि आपकी जो कविता, लंबी कविता है कोणार्क, जिसका मैंने हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का जो मौका आपने दिया, वो वासव दत्ता, वासव दत्ता था। सॉरी कोणार्क नहीं, वासव दत्ता, बिल्कुल। वो मतलब बहुत ही मैंने जैसे शुरुआत में आपसे कहा था, मेरी कोशिश है संजीव जी की उस कविता के पूरे भाव को अंग्रेजी में ले आए, ना कि उसको शब्द दर शब्द, क्योंकि बहुत बढ़िया सा एक कविता है वो जो वासव दत्ता, एक लंबी कविता है जिस पर आपने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से पिरोया है। और आप आपकी कविता संग्रहों से गुजरते हुए मुझे यह बात भी समझ में आया कि आप शब्दों को जिस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम कवि हैं उस प्रकार से शब्दों के साथ, एक प्रकार हम कह सकते हैं कि आप शब्दों के साथ खेलते हैं, यू प्ले विथ वर्ड्स जिस प्रकार हम कहते हैं। मुझे अंग्रेजी में अनुवाद अत्यधिक आनंद हुआ कि और मुझे अच्छी तरह मैं उसको अंग्रेजी में ले आ पाया, ऐसा मेरा विश्वास भी है। जी, अच्छा हुआ काम। जी जी। तो जब आप अनुवाद करते हैं किसी कहानी का या किसी उपन्यास का, तो उसमें आप विषय वस्तु और पात्रों को किस प्रकार से सजो पाते हैं, उनकी मौलिकता कैसे बनाए रखते हैं? हाँ, अनुवादक को उसमें कोई भी इंटरफेरेंस करने की ना जरूरत है ना करनी चाहिए। अनुवादक को चाहिए कि मूल जो उपन्यास है उसमें बताए गए चीजों को टारगेट लैंग्वेज में, मान लिए मलयालम से मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, तो हिंदी भाषा और संस्कृति के अनुरूप उसको मैं ढालूं और मूल जो भाव है उसको मैं पकड़ने की कोशिश करूं। ज्यादातर उपन्यास या कहानियों में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, दिक्कतें कविता में आती है हमेशा, क्योंकि कविता में कवि जो कहना चाहता है वो अक्सर अनुवादक पकड़ नहीं पाते। ठीक बात। वहां पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कविता का अनुवाद यदि कवि ही करे तो वो ज्यादा बेहतर उसे कर पाएगा और उस कविता को समझ भी पाएगा। बिल्कुल ठीक बात। एक प्रश्न ये आता है कि जब आप हिंदी से दक्षिण भारतीय भाषाओं में या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं, अनुवाद का काम कर रहे हैं, तो आपने माइलस्टोन जो हैं हिंदी के, उनको क्यों नहीं अनुवादित किया? जैसे प्रेमचंद, जैसे शंकर प्रसाद वगैरह वगैरह, आचार्य चतुर्थ, भक्ति चरण वर्मा। इसमें दो चीजें हैं संजीव जी। अभी 2022 में 29वां साल पूरा कर रहा हूं अनुवाद के क्षेत्र में। जी जी जी।
इतने सालों में साहित्य अकादमी के लिए और कुछ अन्य संस्थाओं के लिए मैंने अनुवाद किए हैं। जैसे आपने कहा, ऊपर वाले की कृपा है कि 50 किताबें प्रकाशित हो चुकी है अब तक। लेकिन जिन जिन क्लासिक रचनाकारों के बारे में आप बात कर रहे हैं, प्रेमचंद हो, प्रसाद हो या रेणु हो, जब तक इसे हम किसी असाइनमेंट के तौर पर अनुवादक को हम नहीं देते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे ही काम दीजिए, ऐसा नहीं है, अच्छे अनुवादक और भी हैं। जब हिंदी और मलयालम के इतने सारे कॉलेजेस मलयालम के हैं केरल में, उस तरफ हिंदी में है, तो ये कॉलेज के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, या आप स्वयं प्रकाशक हैं, आप भी इस परियोजना को आप अपनी ओर से ले सकते हैं, जहां पे क्लासिक रचनाकारों की रचनाओं का मसलन हिंदी से मलयालम में करवाइए, उसी प्रकार मलयालम से हिंदी में करवाइए, ताकि दोनों तरफ से छात्र उसका फायदा उठाएं, प्रकाशक उस काम को ले आए। तो इस प्रकार जब तक कोई पहल नहीं करेगा तो मुझे ऐसे अनुवादक मतलब अपने काम में लगे रहेगा, मेरी मौलिक रचनाओं के साथ मैं रहूंगा, या अकादमी से जो असाइनमेंट मिलता है उसको मैं करने रहूंगा। और बात प्रेमचंद की, प्रेमचंद को मैंने इसलिए मलयालम में मैंने अनुवाद नहीं करना चाहा क्योंकि मलयालम में एक अनुवादक रहा करते थे, वो गुजर गए, उनका नाम है दिवाकरन पोटी, जिन्होंने प्रेमचंद की सारी रचनाओं का, सारे उपन्यासों का हिंदी से मलयालम में अनुवाद किया है और वो मलयालम में उपलब्ध है। लेकिन प्रसाद हो, महादेवी हो, निराला हो, रेणु हो, इनकी रचनाओं का मलयालम में अब तक अनुवाद ज्यादा हुआ नहीं है। पीछे आप सोच रहे थे एक अनुवाद की एकेडमी या संस्था बनाने की, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस चल रही है? जी जी जी, वो अभी भी थोड़ा मैंने उसको क्या कहें रोक के रखा हुआ है, क्योंकि निरंतर काम है मेरे पास, काम हो रहा है। तो मैंने सोचा उसको थोड़े मतलब एक बार हम निर्णय कर लें, थोड़े ठंडे दिमाग से थोड़ा टाइम ले लें, क्योंकि एक बार हम उस संस्था को अगर शुरू कर रहे हैं तो उस हिसाब से काम को भी आगे बढ़ाना है, लोगों को उसके साथ जुड़ना है, और जैसे आपसे मैंने बात की उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, बहुत सारी चीजें उसके साथ है। तो वो अभी थोड़ा अबेयंस में रखा हुआ है, करेंगे उसको। वेरी गुड। आजकल संतोष जी बड़ा लिखावट चल रही है, लोग बहुत लिख रहे हैं, बहुत अनुवाद भी कर रहे हैं, लेकिन पाठकों के साथ जुड़ाव क्यों नहीं बन पा रहा? क्या कारण लगता है आपको? अरे बात तो बहुत सीधी सी बात है संजीव जी। अनुवाद के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, समय निकाल कर अनुवाद करना पड़ता है, मूल रचना के साथ आपको रहना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। जिस अनुवाद के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिन अनुवादकों के बारे में बात कर रहे हैं, ये केवल हिंदी में नहीं, सारी भारतीय भाषाओं में ये चल रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो महीने के अंदर 300-400 पृष्ठों का एक उपन्यास अनुवाद कर आपको दे देंगे, और उनको एक क्या कहते हैं, एक लमसम अमाउंट पब्लिशर कहेगा कि मैं दे रहा हूं, आप काम करके दीजिए। तो ये रातों रात इसको उस पैसों के लिए अनुवाद कर दे देते हैं, और ये जो अनुवाद मार्केट में आता है ये बिल्कुल निम्न स्तर का अनुवाद है, और निम्न स्तर ही नहीं, उस अनुवाद के मार्फत मूल लेखक मार खा रहा है। उदाहरण के लिए तमिल में एक बहुत बड़े राइटर हैं, आप जानते हैं, पेरुमाल मुरुगन। उनका बहुत बड़ा नाम है तमिल उपन्यास लेखन में, तमिल लेखक हैं। उनको मैंने यहाँ पे केरल के एक लिटरेरी फेस्ट जहाँ पे मैंने भी भाग लिया, वो आए थे, उनसे मिलने का मौका मिला। तो उनकी तमिल उपन्यासों का मलयालम में अनुवाद होकर यहाँ के जो प्रकाशक हैं उन्होंने छापा। तो जब मैंने उस अनुवाद को पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि ये वही लोगों ने इनका अनुवाद किया जो मतलब कम समय में किसी ना किसी तरह इसको अनुवाद करके वो मार्केट में ले आए, क्योंकि पेरुमाल मुरुगन की उपन्यास का अनुवाद है तो ये जल्दी बिकेगी। लेकिन एक बार जो पाठक इसको खरीद कर पढ़ेगा, बाद में ना उस प्रकाशक के किसी भी अनुदित किताब को पढ़ेगा, ना उस अनुवादक के किसी अनुवाद को पढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर का अनुवाद है। तो इस अनुवाद को पढ़ते हुए पाठक को क्या लगता है संजीव जी, अरे पेरुमाल मुरुगन तो बहुत बड़े लेखक है, लेकिन ये तो कितना घटिया मतलब अनुवाद, मतलब उपन्यास मुझे पढ़ने को मिला है मलयालम में। उपन्यास घटिया नहीं था,
अनुवाद घटिया था जिसके चलते मूल लेखक भी वहां पे मार खा गया। और क्या, इमेज तो वही कैरी करेंगे जो पढ़ेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए इस प्रकार के अनुवादकों और प्रकाशकों से बचे रहना चाहिए। जो अच्छा साहित्य है उसका अच्छा अनुवाद भी होना चाहिए, अच्छे अनुवादकों के पास काम जाना चाहिए। और मेरी गुजारिश आपसे है कि आपका जो प्रकाशन संस्थान है इंडिया नेट बुक्स, और मुझे खुशी हुई है मेरी 3 किताबों को आपने प्रकाशित किया है, और काफी कम समय में देश में यह चर्चा का विषय है इस पुस्तक इस प्रकाशन संस्थान को लेकर। तो क्यों ना आप इस अनुवाद के प्रोजेक्ट को लेकर पहल करें, आप अपने बोर्ड मेंबर्स से, मैडम मनोरमा जी से और बाकी जो आपसे जुड़े हुए हैं उनसे डिस्कस करके काम करें। तो मेरे ख्याल से हम प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, 2 हिंदी और मलयालम के बीच एक पुल का काम आपका प्रकाशन संस्थान कर सकता है। विचार करते हैं, हमने तो आपसे चर्चा की थी। जी जी जी, बिल्कुल स्वागत है। क्योंकि मैंने अनुवाद के लिए एक विशेष ग्रांट भी रखी हुई है। हमारी जो एनजीओ है वो चयनित पुस्तक पर जी ग्रांट देगी, अनुदित पुस्तक पर ग्रांट देगी, और उसको इंडिया नेट बुक फ्री पब्लिश करेगा। जी 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 तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है कि अनुवाद के लिए, जैसे मैं एक स्टूडेंट के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि अनुवाद के लिए क्या विशेष विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या ट्रेनिंग लेना चाहिए? कुछ बातें बताइए। अनुवाद के लिए जरूरी है कि आपको जो 2 भाषाओं में आप अनुवाद करना चाहते हैं जी। वो उसका सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको उस भाषा, उसके संस्कार, उसकी साहित्यगत विशेषताएं, भाषागत विशेषताएं, संस्कारगत विशेषताएं, इन सभी चीजों को आपको समझना होगा। यदि आप कहीं उस इलाके में रहे हैं तो और बेहतर उस वहाँ के संस्कार और रीति रिवाजों से आपको परिचित होने का मौका मिलेगा। आपको दोनों, मसलन हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं या अंग्रेजी से हिंदी में आप अनुवाद कर रहे हैं, तो इन दोनों भाषाओं में जो अनुवाद इससे पूर्व हुए हैं, जो अच्छे रचनाकारों के, अच्छे अनुवादकों द्वारा जो अनुवाद हुए हैं, जो अनुदित किताबें हैं, उसको भी आपको जरूर पढ़ना होगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि अनुवादकों ने किस प्रकार चीजों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और निरंतर दोनों भाषाओं को समझने के लिए आपको निरंतर उन भाषाओं पर काम करना होगा आपको। ठीक बात है। व्यक्तिगत प्रश्न एक पूछना चाहता हूं कि अनुवाद कार्य में या रचना कार्य में तो आप जनरली लिप्त रहते होंगे। आपकी और हॉबीज क्या हैं, अभिरुचियां क्या हैं जिनमें आप समय बिताते हैं, अगर मिल जाए तो? जी, मुझे संगीत पसंद है। हिंदी गाने और मलयालम गाने सुनना पसंद करता हूँ, गजल सुनना पसंद करता हूँ। और स्पोर्ट्स में मेरी काफी रुचि है। मैं हमारे डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट के टेबल टेनिस टीम और शटल बैडमिंटन टीम का मैं प्लेयर हूँ, और हमारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं साल भर में, उस मैं भाग लेने जाता हूँ। और लगभग 10-12 स्पोर्ट्स की जानकारी है। हालांकि मैं खेलता नहीं हूँ, लेकिन उससे पूरी तरह उसके नियम से ताल्लुक, मतलब मैं उसकी जानकारी रखता हूँ। टेनिस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, खो खो हो, कबड्डी हो, तो ये सारी चीजों को जानता हूँ। और जब भी मौका मिलता है तो एंजॉय करता हूँ उसे देखने में, सुनने में। आप खेल संस्मरण क्यों नहीं लिखते हैं? नहीं, मेरा खेल संस्मरण नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का जो संस्मरण है उस पर एक किताब पर काम, मतलब मैंने कुछ क्या कहते हैं, चैप्टर्स लिखे हैं मैंने, तो उसको पूरा करना है। उस पर काम हो रहा है। और मेरी इस्तांबुल की जो यात्रा है, जहां पर मुझे मेरी कविताओं का तुर्की भाषा में अनुवाद होकर वहां पे इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में जिसका लोकार्पण हुआ था,
तो इस्तांबुल की यात्रा पर मेरी एक किताब यात्रा संस्मरण भी तैयार हो रहा है। वो भी शीघ्र ही, मतलब साल के अंत तक या अगले साल तक उसको प्रकाशित करने की योजना है। बहुत सुंदर। इस्तांबुल बहुत सुंदर शहर है। जी जी, बहुत ही बढ़िया। मैंने इस्तांबुल में 3 दिन बिताए। जी जी, हफ्ता 10 दिन था वहां पे जी। तो अब आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रचनाकारों को आप क्या अनुस्वार मंच पर मैं राय डॉक्टर देंगे? संजीव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। जी जी, कुछ और शब्द, मतलब रिकॉर्डिंग का कुछ और आ गया। क्या पूछ रहे थे आप नवोदित रचनाकारों से? आपकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज बंद है संजीव जी, माइक म्यूट है जी। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ कि आपकी क्या सलाह होगी नवोदित रचनाकारों से? जी। जी, वैसे तो मैं कोई सलाह देने लायक व्यक्ति नहीं हूं, या मैं नहीं समझता कि मैं किसी को कुछ सलाह दे सकता हूं, लेकिन आप उसे मेरा एक ओपिनियन, मतलब एक मेरे अनुभव के आधार पर मैं जो बताना चाहता हूं, मतलब साझा करना चाहता हूं कि ज्यादा पढ़िएगा और कम लिखिएगा। आजकल उल्टा हो रहा है, ज्यादा हाँ, लिख रहे हैं सही और कह कम रहे हैं। पढ़, इसके कारण रचना इतनी छीन पड़ जाती है कि उसको रचना कहने लायक नहीं रह जाता वो। ठीक बात है। तो आज की सभा आपके इन्हीं शुभ शब्दों के साथ विसर्जित करते हैं। हम लोग मिलते रहेंगे और अनुवाद पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें इस पे कई लोगों के विचार लिए जाएं और आगे उस पर कुछ कार्य किया जाए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, नमस्ते, नमस्कार।